चंद पैसों के लिए जला दिया जाता है किसी के अरमानों को। ये लड़ाई हम सब की है, मारो इन दहेज के दीवानों को। नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे थे जवाब दो सरकार। इस समय मौजूद हूँ खोड़ा कॉलोनी के वार्ड नंबर 18 में और आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा सामने दिखाएं, दहेज मुक्त फाउंडेशन का कार्यालय का आज उद्घाटन है और यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सपना बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दहेज मुक्त फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर सपना बंसल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और दहेज मुक्त फाउंडेशन से बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ। हमारे बीच में हमारे सुलोक झा जी हैं, जिनका कि आज कार्यालय का उद्घाटन है। ये अपने आप में एक अनूठी पहल है। मैं इनको साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज हमारे देश में यदि समाज में एक सबसे बड़ी कुरीति फैली हुई है तो वो दहेज प्रथा है। दहेज के नाम पे कितनी बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है और उनके पिताओं की सिर्फ यही कमी रहती है क्योंकि वो समय रहते हुए ससुराल वालों को दहेज नहीं दे पाते। हम सबको ये समझना पड़ेगा, जहां 21वीं शताब्दी में लड़कियां चांद तक पहुंच रही हैं, वहीं एक स्थिति ऐसी है कि चंद एक टुकड़ों के लिए बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगी कि आज इस कुप्रथा का अंत करने का समय आ गया है, क्योंकि बेटी अपने आप में एक दहेज नहीं, अपने आप में संपूर्ण एक नारी शक्ति है, जिसमें हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में कहा भी जाता है कि दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में हमेशा स्त्री ने अपना मानचित्र पूरे विश्व में स्थापित किया है, क्योंकि हमारे समाज में हमेशा से ही स्त्रियों को बहुत मान और सम्मान दिया जाता है। मैम, अगर बात करें तो ये जो कुप्रथा है, इसमें समाज को जिम्मेवार माना जाए या समाज की मानसिकता को जिम्मेवार माना जाए? देखिए, इसमें दोनों ही व्यवस्थाएं हैं। हमें दोनों व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा। पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये दहेज कहां से आया। पहले हमारे यहाँ बेटियों को प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता था, तो हमारे जो बुद्धिजीवी व्यक्ति थे उनको ये लगता था कि बेटी जब विदा होकर दूसरे घर जा रही है तो पता नहीं मेरे जीते जी मैं अपनी बेटी को कुछ एक आधार दे दूं जिससे कि वो अपना जो भरण पोषण है उसको कर सके। तो उस समय इस प्रथा का मतलब यही था कि बेटियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना था। इस प्रथा का मतलब यह था कि वो जो धन उसको उसका पिता देता था वो इसलिए दिया जाता था ताकि वो बेटी एक आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे, क्योंकि तब कोई नौकरियां नहीं होती थी, तब कोई व्यवसाय नहीं होते थे, तब कोई काम नहीं होते थे और लड़कियां घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। हम सबको पता है मुगल काल के बाद में हमारी स्थितियां कैसी थी, क्योंकि पर्दा प्रथा भी उसी के बाद में आया। माता सीता ने कभी सर पे पर्दा नहीं रखा। तो उस समय की प्रथा एक सकारात्मक थी, जिसमें बेटी को एक अंश दिया जाता था और खुशी खुशी दिया जाता था और सब लोग बड़े खुशी से अपनी बेटी को अपने भाव के साथ में जो भी उन्हें लगता था वो उसे एक स्वरूप देते थे, उपहार स्वरूप देते थे। लेकिन बाद में ही इस प्रथा को ही कुप्रथा में बदल दिया गया, क्योंकि लोगों को ये लगा कि अब तो ये हमारा अधिकार हो गया है, अब हमारी ये हमारी मांग है और यदि हमने बेटा पैदा किया है तो अब हमारी तो ये चीजें हमारी मतलब जिम्मेदारी बनती है कि हम इनसे लड़की वालों से पैसा लें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये खुशी खुशी किसी चीज को उपहार देना और जबरदस्ती सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी बेटी है और उसको अपने घर लेकर आना है, इसको कुप्रथा में बदल दिया गया। इसलिए समाज की मानसिकताएं भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। और मैं बहुत कड़वा सच कहना चाहूंगी, इसमें हमारी बहनों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। यदि आप सामाजिक स्थितियां देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे यदि प्रताड़ना मिलती है तो कभी कोई लड़की नहीं कहती कि ससुर से मिली या देवर से मिली या मुझे जेठ से मिली। हमेशा यही कहेगी कि सास के द्वारा मुझे प्रताड़ना दी गई, नंद के द्वारा प्रताड़ना दी गई। तो नारी ही जब नारी का शोषण करेगी, और ये कहा भी था कबीरदास ने कि नारी मोहना नारी के रूपा, इट मींस कि नारी ही नारी का शोषण करेंगी तो ये व्यवस्थाएं बदलेंगी कैसे? क्योंकि परेशानी मेरी सही या उसकी सही, मेरी बेटी हो तो वो खुश रहे क्योंकि मेरी बेटी है, लेकिन यदि दूसरे की बेटी मेरे घर पे आ रही है तो मैं उसका शोषण करूंगी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से। तो इस सोच को बदलने की आवश्यकता है, तो हमारा समाज भी जिम्मेदार है इसके लिए। मैम, दहेज मुक्त फाउंडेशन महिला उत्पीड़न के लिए भी कार्य कर रहा है। किस तरीके से महिला उत्पीड़न के लिए आप लोगों का आगे का प्रोग्राम रहेगा? किस तरीके से आप कार्य करेंगे महिला उत्पीड़न के? क्योंकि जो बेटियां चुप रह जाती हैं, इस गम को सह जाती है कि मेरे परिवार की बेइज्जती ना हो, उसके लिए कैसे कार्य करेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, सुलोक झा जी बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और ये सिर्फ एक
छोटी सी चिंगारी जलाई थी, आज आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं एक दीपक की लौ के रूप में बहुत जगह हो रही है। देश के अलग अलग कोने में इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं और बहुत जागरूकता आई है। आजकल की पीढ़ी में बहुत परिवर्तन आया है। आज वो ये कहते हैं बेटी ही दहेज है। आज जितने भी जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, हाई प्रोफाइल चार्टेड अकाउंटेंट है, वो इस बात को जानते हैं कि लड़की यदि पढ़ी लिखी आएगी तो दोनों मिलकर हम इतना कमा लेंगे और इतनी आर्थिक रूप से अपने परिवार को स्वावलंबी बना सकते हैं, जिसमें कि एक व्यक्ति के परिवार से हम थोड़ा सा पैसा लेकर नहीं कर सकते। वो एक कहावत भी हमने बचपन में सुनी थी कि मुर्गी रोज सोने का अंडा देगी लेकिन एक देगी, लेकिन लोगों की कोशिश क्या होती है कि आज ही इस मुर्गी की गर्दन काट दी जाए जिससे कि हम सारा का सारा पैसा इससे आज ही वसूल कर दे। इस सोच को, इस मानसिकता को बदलने की जरूरत होगी, क्योंकि लड़की अपने आप में एक धन है। जिस व्यक्ति ने लड़की का दान कर दिया उससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। हमारे यहाँ यह भी कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता एक गाय में विराजमान होते हैं। जब उसका दान किया जाता है तो कहते हैं सारे के सारे पाप मुक्त हो गए। तो वहीं यदि किसी पिता ने अपनी बेटी का दान कर दिया तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई दान होता है। इसके लिए तो जो ससुराल पक्ष है उन्हें जीवन भर हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए कि उन्हें बेटी के रूप में लक्ष्मी आ रही है, और हमारे यहाँ बेटियों को लक्ष्मी भी कहा जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी हमारी ये फाउंडेशन का आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। बाद में हमने कई सारे इसमें एक्टिव प्लान बनाए हैं। हमारे साथ में यंगस्टर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर, प्रोफेशनल्स जुड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा पत्रकारिता के माध्यम से भी इस समय पे बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे की बात है। और कहते हैं कि हो गई पीर पर्वत सी अब तो पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा अब तो निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं मेरा, मेरी कोशिश है कि ये दहेज की सूरत बदलनी चाहिए, दहेज की सूरत बदलनी चाहिए। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि जितनी तेजी से बेटियां आजकल आगे बढ़ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के और हमारे समाज की वजह से ही आगे बढ़ रही हैं। तो हमें इस मान सम्मान के साथ कि बेटी जितना आगे बढ़ेंगी उतना ही वो सबको सपोर्ट करेंगी, ससुराल को भी और मायकों को भी, क्योंकि वो दोनों के बीच की कड़ी होती है। हमें उसको आगे बढ़ाना है, परिवार को भी आगे बढ़ाना है, उनकी मानसिकता को भी आगे बढ़ाना है और हमारे रिश्ते को भी आगे बढ़ाना है। बट अगर इस तरीके की घटना अगर ऐसी होती रहेंगी या चलती रहेंगी, जिसके कारण क्या होगा कि बेटी अपने अंदर तो कॉन्फिडेंस खो ही चुकी है, उसके साथ साथ उसके माँ बाप का आत्मसम्मान और वो भी सब जो है डाउन हो जाता है। तो मेरा कहना यही है कि हम सिर्फ एक अच्छी सीख दे सकते हैं। उस सीख से वो उसको कितना अपने ऊपर एप्लीकेबल करेंगे, कितना नहीं करेंगे, उस चीज़ के लिए हम लोगों को उन्हें जागरूक करना है। और यही हमारी कोशिश है कि ये हर लेवल पे होनी चाहिए, चाहे वो बच्चा किसी गरीब परिवार का हो, चाहे वो अमीर परिवार का हो। बच्चा तो बच्चा ही है ना, लड़की तो लड़की ही है। तो इसलिए हमें हर लेवल पे उनको एजुकेट करना है। दहेज मुक्त फाउंडेशन बहुत अच्छी पहल है जो हमारे श्लोक भाई ने हमारे खोड़ा में ऐसी जगह किया है जहां पर वाकई ही बेटियों को कम सब आका जाता है। लेकिन जब हमारी सरकार या हमारी सोच, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, बेटा और बेटी में कोई कमी फर्क नहीं मानते हैं, तो फिर ये जो दहेज मांगने वाले हैं वो कौन होते हैं? मेरे समाज में जितनी भी कुरीतियाँ अभी दहेज की चल रही हैं कि भाई बेटी को ही दहेज देना चाहिए। क्यों? बेटियां जब कम नहीं है तो फिर बेटों के लिए भी दहेज लेना चाहिए। बराबर कमा रही हैं, हर चीज में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके परिवार को चला रही है, उसके साथ सपोर्ट में खड़ी है, तो फिर दहेज है बेटियों के हर कदम पे आगे बढ़ती जा रही है। अगर आप देखें तो बराबरी नहीं कह सकते हम, पर आगे बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल आगे बढ़ती जा रही हैं बेटियां। तो फिर दहेज के लिए वही क्यों पीड़ा में रहें? ऐसा अगर कहीं होगा, दहेज मुक्त फाउंडेशन की जो पहल हमारे श्लोक भाई ने की है, तो उसमें हम लोग कंधे से कंधा मिला के पूरी टीम, इनफैक्ट पूरे समाज को साथ लेके हम उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। अभी तक कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें पारिवारिक विवाद को लेकर महिला और परिवार में विवाद होता है, उसके बाद जो है उसे दहेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, दहेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, हर चीज की तफ्तीश की जाती है ना। एक पक्ष की सुन के तो कभी कोई न्याय नहीं होता है, दोनों ही पक्षों की सुननी पड़ती है। विवाद पति पत्नी का होने के बावजूद पूरे परिवार को उसमें ले लिया जाता है, इस पर आपका क्या विचार है? पति पत्नी का तो देखो आपसी बातें हो जाती है बहुत सारी, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि दोनों की ही बातें सुननी चाहिए, पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों को अन्याय के खिलाफ तो देखो बोलना पड़ेगा, दोनों की बातें सुननी पड़ेगी, तभी न्याय मिल पाएगा। नहीं, इसको लेकर आपके फाउंडेशन क्या करेगा? इसमें हम लोग दोनों की बातें सुनेंगे, हम लोग दोनों को बिठाएंगे, अलग अलग काउंसलिंग करेंगे उनकी, और दोनों की बातें सुनेंगे, फिर उसके बाद कोई जजमेंट करेंगे कि भाई कुछ डिसाइड कर पाएंगे कि भाई क्या करना चाहिए।
हमारे साथ संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्लोक झा जी भी यहाँ मौजूद, उनसे भी कुछ सवाल करते हैं। श्लोक झा जी, कैसे विचार आपके मन में आया इस संस्था को शुरू करने का? पत्रकार महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे दहेज मुक्त फाउंडेशन कार्यालय पर आए। मेरे सभी कार्यकर्ता और हमारे जो राष्ट्रीय महिला प्रवक्ता डॉक्टर सपना बंसल जी है, इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और अजय शर्मा जी से मैं प्रभावित हूँ, जो कि हर हमेशा सामाजिक कार्य करते रहते हैं। उन्हीं लोगों को देख करके मुझे दिमाग में आया कि आज जब मैं बिहार में रहता था, मुझे एक बहन थी, 3 भाई में एक बहन मुझे थी। वह बहन का शादी करवाने के लिए हम लोग उस टाइम में बहुत बच्चे थे, मेरे पापा को जमीन बेचना पड़ा था। मैंने वह दर्द को देखा, अपना पापा को दर्द को देखा। मैंने उस दिन ही मन में संकल्प लिया था कि मुझे समाज में जो दबे कुचले बहन बेटी है उसके लिए आवाज उठाना है। लेकिन ये आवाज सिर्फ एक मेरे उठाने से नहीं हो पाएगा, इसमें समाज का सर्व समाज को साथ देना पड़ेगा संस्था के प्रति। कि यदि आज कोई श्लोक झा जी आवाज उठाते हैं, श्लोक झा जी का टीम आवाज उठाते हैं, इसको सब मिलकर सपोर्ट करेंगे। दहेज जो होता है पहले अपने घर से शुरुआत करना पड़ेगा। नहीं हम अपना बेटा के ब्याह में दहेज लेंगे और ना ही बेटी के ब्याह में दहेज देंगे। यदि परिवार, हर गार्जियन जो है अपने घर से इसका शुरुआत करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आदमी में जागरूकता लाने के लिए मैं एक कार्य कर रहा हूँ। आज जो है पूरा अपना भारतवर्ष में 18 स्टेट में मेरा संस्था का टीम खड़ा हुआ है और 5,73,000 आदमी मेरे संस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन आदमी को जागरूकता लाने के लिए संस्था टीम विस्तार होते जा रहा है, लेकिन आदमी एक्टिव नहीं हो पाता है कि समाज के प्रति अपना कुछ समय दूं। अपना परिवार के लिए सब अपना समय देता है, लेकिन समाज के प्रति भी होना चाहिए। आज भी मेरे पास कंप्लेन आया कि श्लोक झा जी ऐसे बात है कि मेरे पास में दहेज का मेरे बेटी को प्रताड़ित किया जाता है। हम बोले आप एक लिखित में हमको दीजिए। अब तक आपके पास कितनी ऐसी समस्याएं आ चुकी हैं, इतनी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं? हमारे पास में अभी कविता चौधरी जी दीदी हमारे संस्था का एक मजबूत चेहरा, शुरू से मेरे साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। हम लोग सबसे पहला घटना फरीदाबाद में किए थे 2019 में। 2019 में आज वह लड़की को इंसाफ हम लोग दिलाए हैं। लड़का जो जघन्य अपराध किया था, लड़का का पूरा परिवार लड़की के साथ में जघन्य अपराध किया था, वो लड़का का घर को हम लोग कुर्की तक करवा दिया और डासना जेल में बैठा हुआ है। और फिर दोबारा इंसाफ के लिए हमारे संस्था के साथ में हमारे साथ में अप्रोच लगाता है कि सेटलमेंट करवा दीजिए। जादी, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जो दहेज प्रथा के केस कोर्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें गलती लड़की पक्ष वालों का भी होता है। अगर बात करें कि जो डिमांड की जाती है, तलाक के समय में जो डिमांड की जाती है कि हमें इतने रुपए चाहिए तब हम तलाक जो है साइन करेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जब कोर्ट में केस जाती है तो जज जो होते हैं वो सारा पहलू को देखते हैं। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, जब लड़के वालों की तरफ से दहेज मांगा जाता है उसे दहेज प्रथा का नाम दे दिया गया है, पर जब कोर्ट में केस पहुंचता है उसको फाइनल करने के लिए लड़की वालों की तरफ से डिमांड होता है। क्योंकि अगर कहते हैं कि लड़की आज लड़कों की बराबरी कर रही है, महिला कहीं भी पुरुष से कम नहीं है, तो वो अपने आप आत्मनिर्भर होकर कुछ कार्य कर सकती है, तो उस समय क्यों डिमांड किया जाता है, वो भी लाखों रुपए में? देखिए, ये बहुत अच्छी बात बतलाए हैं आप। इसमें जो होता है कौन सी डिमांड किया नहीं जाता, उस पर प्रेशर रहता है, परिवार का ही प्रेशर रहता है, उससे झूठ बोलवाया जाता है। लड़की अपने मन से कभी भी झूठ नहीं बोलती है, उसका परिवार उसको प्रेशर देता है कि तुम इतना में बोलो कि इतना रुपया चाहिए, मुझे 2 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, वो प्रेशर डालता है उस पर। लड़की अपने मन से नहीं बोलती, उसको परिवार प्रेशर दिलाता है। तो अगर मैं बात करूं, उस महिला को रहना तो अपने पति के साथ है। नहीं, जब सेटलमेंट हो जाएगा, जब दोनों पति पत्नी के बीच में जब सेटलमेंट होगा तो सेटलमेंट साथ रहने के लिए होता है। यदि मान लीजिए कोई हमेशा के लिए अपना पति से अलग रहना चाहेगा तो शादी तो किया था लड़का ने, उसको भरण पोषण के लिए जो उचित मुआवजा है वह तो मिलनी चाहिए। क्यों? जब लड़की आज के समय में लड़की जो है लड़कों की बराबरी कर रही है, आगे भी निकल रही है, तो ऐसा क्यों होना चाहिए? क्या ये प्रथा भी बंद नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसके लिए मैं बहुत जल्द जो है सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करूंगा। सारा मैंने अच्छे से अच्छे वकील के साथ में मैं रहता हूं, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हूं। मैं सभी से लीगल एडवाइजर लूंगा और सुप्रीम कोर्ट में मैं लिटिगेशन फाइल करूंगा।